Hi everyone, welcome back to the power theft and energy management. So this particular video will consist of unit number 4 and we will be discussing MCQs and concepts. और आज हम लोग इस particular unit 4 में कोशिश करेंगे कि जो AKTU का भी 8 सितंबर को पेपर है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करेंगे और इस यूनिट को जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं लाइटिंग लोड से रिलेटेड, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड और डिमांड साइड मैनेजमेंट को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और जो भी आपको फीडबैक देना है कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में वो फीडबैक दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहली स्लाइड अगर आपकी स्क्रीन पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है हमारा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इल्यूमिनेंस क्या है। तो इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा सन है, बेसिकली यहाँ पे लाइट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लाइट एक्चुअली होती क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो सोर्स है इससे रेडिएशन हो रहा है और इस रेडिएशन को अगर देखा जाए जो सारे जितने भी डायरेक्शंस हैं तो सब जगह ये रेडिएशन क्या यूनिफॉर्म है। तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इसको बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स इसको बोलते हैं। इसी तरीके से जो ये ल्यूमिनस फ्लक्स है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हमारा रेडिएट हो रहा है और इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो हमारी आई होती है, ठीक है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं हम जिनको देखते हैं, ठीक। सपोज करो ये हमारी आई है, तो जो हम इनको देख रहे हैं ये जो बेसिकली हमें रिफ्लेक्टेड वेव्स नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं ल्यूमिनेंस। तो इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेंस क्या है और ल्यूमिनेंस क्या है, ठीक। तो उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस ले लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंसिडरेशन क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि लाइट के बारे में। तो याद रखिएगा लाइट की कुछ टर्मिनोलॉजीज है। जो हमारा लाइट है, हम विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमारे लिए है, जो ह्यूमन आई के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो हमको कलर्स नजर आते हैं, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, याद रखिएगा इसकी वेवलेंथ है हमारी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, ठीक। और कलर का यहाँ देखेंगे तो ये जो पैटर्न है वेब ग्योर का इसका पैटर्न है, ठीक। तो ये हमारा जो वॉयलेट वाला है वो 400 नैनोमीटर की रेंज में और रेड वाला हमारा 700 नैनोमीटर की रेंज में। और जो ह्यूमन आई है जो सेंसिटिव है, जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा उस स्पेक्ट्रम में अगर देखेंगे इस तरीके से, अगर हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वेवलेंथ रखते हैं इस एक्सिस पे और यहाँ पे सेंसिटिविटी रखते हैं, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से आएगा। मान लेते हैं ये हमारा क्या है 400 नैनोमीटर रेंज है और ये हमारा क्या है 700 नैनोमीटर की रेंज है वेवलेंथ की। और यहाँ पे जो कलर आ रहा होगा वो कौन सा कलर होगा, ग्रीन होगा। और 400 नैनोमीटर में वॉयलेट और 700 नैनोमीटर पे रेड। तो ये सेंसिटिविटी वर्सेस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम पैटर्न है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है। कभी कभी क्या होता है टर्मिनोलॉजीज यूज होती है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर कलर की पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक का भी मतलब याद रखिएगा, अगर मोनोक्रोमेटिक वर्ड का टर्मिनोलॉजी यूज होती है तो याद रखिएगा मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है बेसिकली पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक। तो मोनोक्रोमेटिक इसी तरीके से हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर ली। कभी कभी जैसे इंफ्रारेड के बारे में बात करते हैं, तो इंफ्रारेड के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पे रोल आता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पे रोल आता है, जो हीटिंग सेंसेशन होता है वो इंफ्रारेड रेस के कारण होता है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सपोज करिए अगर आपसे कोई कहे कि आपका किसी पर्टिकुलर हॉट बॉडी का टेम्परेचर है 500 से 700 डिग्री सेल्सियस, तो ये बॉडी कैसी नजर आएगी, रेड हॉट नजर आएगी। बट अगर यही टेम्परेचर अगर आपका पहुंच जाए 2500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये पहुंच जाए 3000 डिग्री सेल्सियस, तो ये बॉडी किस तरीके से नजर आएगी, व्हाइट कलर की नजर आएगी, व्हाइट हॉट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस थे। अब हम लोग अपने प्रीवियस स्लाइड में जो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी उनके बारे में गो थ्रू करते हैं और समझते हैं एक एक टर्मिनोलॉजीज को कि वो टर्मिनोलॉजीज बेसिकली है क्या, ठीक। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना था कि हमारा सिस्टम में ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए मैंने बताया था कि सपोज करिए कोई बॉडी है और वो
सारे डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स। इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स। और यही डेफिनेशन कह रही है ल्यूमिनस फ्लक्स की, लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडी, जैसे ल्यूमिनस बॉडी यहाँ पे सन है, तो लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडी, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, और इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमन। इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर डिफिनेशन देखा जाए तो बोलता है लाइट एमिटेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विद इन अ गिवन एंगल। तो यहाँ पे मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लाइट हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो रही है, तो इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला। इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर। अमाउंट ऑफ लाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है 1 ल्यूमन, मतलब फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ल्यूमिनस फ्लक्स जो है फॉल हो रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो वहां पे जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको कहते हैं इल्यूमिनेशन। तो 1 ल्यूमन अगर देखा जाए, 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर अगर देखा जाए, तो इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। और या फिर दूसरी यूनिट क्या होती है, लक्स, जो कि यहाँ पे आप देखिए मेंशन है। ल्यूमिनेंस क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, और इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज हो गई। उसी तरीके से कभी कभी पूछ लेता है कैंडल पावर क्या होती है, तो कैंडल पावर के बारे में याद रखिएगा, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंगल, ल्यूमन डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ल्यूमिनस, ये बेसिकली हमारा होता है कैंडल पावर। ठीक है, याद रखिएगा कैंडल पावर, ये न्यूमेरिकल में कभी कभी छोटा सा वन लाइनर न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक, अभी सॉलिड एंगल के बारे में अभी आपको मैं अगली जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे सॉलिड एंगल के बारे में आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखते हैं और जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रेडियंट एफिशिएंसी ऑफ द ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड्स ऑन, चार ऑप्शन है, आंसर इसका क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। टेम्परेचर ऑफ द सोर्स के ऊपर रेडियंट एफिशिएंसी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन पे आते हैं, कार्बन आर्क लैम्प आर कॉमनली यूज्ड इन, ये जो लैंप्स होते हैं कहाँ पे यूज होते हैं, अगर इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है सिनेमा प्रोजेक्टर, क्योंकि हमारी ये यूनिट है बेसिकली लाइटिंग लोड्स के बारे में, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कार्बन आर्क लैंप्स कहाँ पे यूज होता है, तो सिनेमा प्रोजेक्टर्स में। इसी तरीके से यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होती है, तो याद रखेगा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होगी, हमारी स्टेरेडियन होगी। ठीक है, स्टेरेडियन हमारी यूनिट क्या होगी, सॉलिड एंगल की। ठीक, आप समझते हैं प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। सपोज करो हमारे पास प्लेन एंगल के बारे में बात करते हैं, तो प्लेन एंगल क्या होगा कि सपोज करो दो लाइन है हमारी, और दो लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, और एक आर्क का फॉर्मेशन होता है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो हमारी लेंथ है ये रेडियस है, और ये हमारा बेसिकली क्या है, आर्क है। तो अगर हमारा प्लेन एंगल को देखा जाए तो प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। बट सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होगा, हम एरिया के बारे में बात करेंगे, ना कि आर्क के बारे में, हम एरिया के बारे में बात करेंगे। और एरिया ये पूरे सरफेस एरिया के बारे में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, मल्टीपल लाइंस होंगी। यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, मल्टीपल लाइंस होंगी, क्योंकि हमारा क्या है, सरफेस है, तो यहाँ पे कई लाइंस होंगी, और वो क्या हो रही होंगी, कन्वर्ज हो रही होंगी किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड एंगल का, एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। कभी कभी अगर थोड़ा सा भी डीप में जाके अगर एमसीक्यू बनाते हैं वो, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हमारा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन है। ठीक, तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को समझते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू, कुछ रिलेशन इस तरीके से आता है, 2 पाई 1 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, तो याद रखिएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 कॉस थीटा बाई 2। और इसमें अगर आप ध्यान रखेंगे जो हमारा थीटा ये प्लेन एंगल है, और ओमेगा क्या है, हमारा सॉलिड एंगल। अगली स्लाइड पे आते हैं, कैंडेला अगर किसकी यूनिट है, तो अभी मैंने डिस्कस किया था, कैंडेला हमारी लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। याद रखिएगा कैंडेला हमारी लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया गया है, और ये पूछा गया है ये स्टेटमेंट किन लॉ से डिपेंडेंट है, तो अगर कोरिलेशन देखा जाए
तो हमारे पास स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन को बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल का है। ये स्टेटमेंट किस पर्टिकुलर लॉ से हमारा डिपेंड करता है, तो ये बेसिकली बताता है हमारा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। अभी हम लोग समझेंगे इल्यूमिनेशन के दो लॉ होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। उसमें ये जानेंगे कि लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ है क्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बोल रहा है अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस when illuminated by light is called। तो इसका आंसर क्या होगा, फोटो कंडक्टिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फोटो कंडक्टिव इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये न्यूमेरिकल है, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा गया है कि ल्यूमिनल लैम्प, इसमें पूछा है लैम्प एफिशिएंसी के बारे में पूछा है, लैम्प एफिशिएंसी के बारे में पूछा है। और क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में वोल्टेज दिया गया है लैम्प का, करंट दिया गया है, कितना लैम्प करंट ले रहा है, और ये बता रहा है कि जो लैम्प है वो बेसिकली इतना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, तो याद रखिएगा लैम्प एफिशिएंसी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, लैम्प एफिशिएंसी का फॉर्मूला, उसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल इनपुट। ठीक, तो टोटल यहाँ पे टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स कितना है, 2860। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या होता है, VI cos फाई। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे cos फाई की वैल्यू क्या है, 1 है लैम्प के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2860 डिवाइडेड बाई वोल्टेज कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाई करंट की वैल्यू कितनी है 1.2 है, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 11.9 ल्यूमन पर वॉट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैंडल पावर क्या होती है। तो कैंडल पावर अभी हमने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था। कैंडल पावर का बेसिकली देखा जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स एमिटेड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंगल। तो ये बार बार इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, और ऑलरेडी एक बार डिस्कस हो चुका है। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन में आ जाते हैं। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन दो तरीके के होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या होता है, इल्यूमिनेशन को बोला गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर रहता है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इल्यूमिनेशन क्या होगा, हमारा जो इंटेंसिटी होगी हमारी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में क्या है कि जो भी हमारा बेसिकली इल्यूमिनेंस है वो बेसिकली कोसाइन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, देख लेते हैं सबसे पहले इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये बताता है ठीक कि एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इंटेंसिटी डिक्रीजेस, और यहाँ फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में देखिए I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ या इल्यूमिनेशन का कोई लॉ ऐसा है जिसमें जो इल्यूमिनेशन है वो डिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनल हो सकता है, या अंडर रूट ऑफ आर प्रोपोर्शनल हो सकता है, या अंडर रूट ऑफ 1/d स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो सकता है। इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हमेशा क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा। तो इल्यूमिनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इसी तरीके से लैम्बर्ट कोसाइन लॉ समझते हैं। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के बारे में देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि ये जो लॉ है ये स्टेट करता है कि जो इल्यूमिनेंस है किसी भी सरफेस पे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोसाइन ऑफ द एंगल। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो भी हमारा जो भी इल्यूमिनेशन है वो बेसिकली कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फ्लक्स। ठीक है, तो ये और जो भी आपने परपेंडिकुलर के बारे में बात की है उसके ऊपर। ठीक है, अब अगला पॉइंट लेते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट लेते हैं, इल्यूमिनेशन लेवल। अगर प्रिसीशन कोई काम हमको प्रिसाइसली करना है तो कितना इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है 500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा प्रिसीशन लेवल काम अगर करना है तो 500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगला उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये फर्दर क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, हमारा सोडियम वेपर लैम्प होगा। ठीक, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउस इन द रेंज ऑफ, इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा डी, दैट इज 100 to 150 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी ध्यान रखिएगा हाउसेज में कितना रेंज क्या होना चाहिए इल्यूमिनेशन का, 100 से 140 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमिनस एफिशिएंसी फ्लोरोसेंट ट्यूब की क्या होती है 60 से
65 ल्यूमन पर वॉट। याद रखिएगा 60 से 65 ल्यूमन्स पर वॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एज इट इज वैल्यूज याद कर लीजिएगा, 60 टू 65 ल्यूमन्स पर वॉट। उसके बाद 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज 1 लक्स। ये मैंने अभी आपको समझाया था इल्यूमिनेशन जब मैं पढ़ा रहा था, इल्यूमिनेशन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। इल्यूमिनेशन जो होता है बेसिकली, इल्यूमिनेशन में क्या है कि जो 1 ल्यूमन है, 1 ल्यूमन हमारा कितने पे ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, इसको बेसिकली हम लोग लक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकती हैं, तो इनको भी कंसीडर करते हैं। ग्लेयर के बारे में बात की जाए, ग्लेयर होता क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा ग्लेयर को बोला जाता है कि जो ब्राइटनेस है, ठीक है, जो ब्राइटनेस है विद इन द फील्ड ऑफ विजन आ रही है, ठीक है, ब्राइटनेस है जो विद इन द फील्ड ऑफ विजन आ रही है, और ये जो ब्राइटनेस है ये डिसाइड करती है कि किस तरीके का करेक्टर है हमारा फील्ड ऑफ विजन का, क्या उस समय कोई अनोयंस है या कोई डिस्कम्फर्ट है या इंटरफेरेंस के कारण कोई है, या विजन या आई फैटिक के कारण। तो ग्लेयर का मतलब क्या है, जो ब्राइटनेस है, जो डल नजर आ रहा है या धुंधला नजर आ रहा है, तो उस समय करेक्टर क्या है फील्ड ऑफ विजन का। इसी तरीके से रिडक्शन फैक्टर क्या है, रिडक्शन फैक्टर में देखिए कभी कभी सीधे सीधे इस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एम एस सी पी डिवाइडेड बाई एम एच सी पी, ठीक है। तो रिडक्शन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ MSCP अपॉन MHCP। इसका मतलब क्या, फिर से देख लेते हैं कि MSCP क्या है। इसको बोलते हैं मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, और MHCP को बोलते हैं मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। तो एब्रीविएशन में भी पूछा जा सकता है कि MSCP क्या है और MHCP क्या है। तो याद रखिएगा रिडक्शन फैक्टर की टर्मिनोलॉजी समझाते समय, इट इज रेशियो ऑफ MSCP टू द MHCP। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट बेसिकली बात करता है लुमिनेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसका जो इमीडिएट बैकग्राउंड है उसके बारे में कॉन्ट्रास्ट का डिफिनेशन डिफाइन होता है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, L माइनस एल नॉट बाई एल बी। एल नॉट बेसिकली क्या है, लुमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको कैडेला पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, और एल बी क्या है, लुमिनेंस ऑफ द बैकग्राउंड जिसको कैडेला पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं। रिफ्लेक्टेंस की अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्टेंस का भी ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्टेंस का होता है बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ लुमिनेंस विद रिस्पेक्ट टू इल्यूमिनेंस। तो रिफ्लेक्टेंस की आपसे यूनिट भी पूछ सकता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अगली स्लाइड पे आते हैं, ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है रेंज, ये बेसिकली क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज है, जो भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन फैक्टर के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन जो फैक्टर होता है, इट इज द बेसिकली द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेंस अवेलेबल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द टोटल ल्यूमेंस, ठीक है, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन टू द टोटल ल्यूमेंस एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन फैक्टर को भी याद रखिएगा, ठीक है। टोटल ल्यूमेन कितने अवेलेबल हो गए जब एब्जॉर्प्शन हो गया है, और कितने ल्यूमेन एमिट हुए थे सोर्स ऑफ द लाइट से। तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर हमारा ये है। लैंप एफिशिएंसी अभी हम लोगों ने इस पे न्यूमेरिकल किया था, तो टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय पावर इनपुट से लैंप एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक। उसके बाद इल्यूमिनेशन सिस्टम में लाइटिंग के बारे में जानते हैं। तो कई तरीके के लाइटिंग सिस्टम है, और अगर उनको हम लोग क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो ब्लास्ट, रिफ्लेक्टर, लैंप, लेंस, और फर्दर क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली पावर्ड लैंप्स को अगर देखा जाए तो ये इनकैंडेसेंट लैंप्स और ल्यूमिनेसेंट लैंप्स में आते हैं। ये थोड़े से एडवांस हैं जिसमें ESL, डिस्चार्ज, SSL, फ्लोरेसेंट और HID आ रहा है। और इनकैंडेसेंट लैंप में अगर आप देखेंगे तो ये इनकैंडेसेंट लैंप और हाइलोजन की कैटेगराइजेशन है, ठीक। तो ये बेसिकली कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ल्यूमिनेसेंट लैंप तो कुछ ऑप्शंस दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन से इनमें से ल्यूमिनेसेंट लैंप्स है, ठीक। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पीक लोड का मतलब क्या होता है, समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ पीक लोड का मतलब क्या है। सपोज करिए दिन की शुरुआत हुई, तो जैसे जब दिन की शुरुआत होती है तो हमारे क्या होंगे, स्कूल्स ओपन होंगे, ठीक है, स्कूल्स ओपन होंगे, ऑफिसेस ओपन होंगे, इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, ठीक। उसके बाद लोग जो फार्मर्स होंगे वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है हमारा लोड क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोड पैटर्न हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लोड हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो बेस लोड का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, थ्रू आउट द टाइम इन आवर्स द वैल्यू ऑफ द लोड इज कांस्टेंट, बट when we just see the practical profile of the load, so it could be like this in the form of valley formation on something
could be distorted, but more or less it is not constant. Okay, लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर को देखो डिफिनीशन, इसका आंसर तो ए है। कैसे याद करेंगे? याद रखना, लोड फैक्टर हमेशा याद रखना, इस फॉर्मूले, इस वर्ड को याद रखना। मैंने क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है, ये पाल करके एक वर्ड होता है, ठीक है। पाल का मतलब होता है एल फॉर लोड फैक्टर, ए फॉर एवरेज, ठीक, और एवरेज, और पी फॉर होता है पीक। तो याद रखिएगा, लोड फैक्टर हमेशा डिफाइन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड, एवरेज डिमांड टू द पीक डिमांड, या फिर एवरेज डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड। तो इस फॉर्मूले से आप लोड फैक्टर याद रख सकते हो। तो इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज टू द मैक्सिमम डिमांड। इसका मतलब अगर अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लोड फैक्टर लेस देन यूनिटी होता है या ग्रेटर देन यूनिटी या इक्वल टू, इसका आंसर बेसिकली देखा जाए लेस देन यूनिटी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिमांड आ रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू हाई है, इसलिए ये लेस देन यूनिटी होगा। लोड मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। लोड मैनेजमेंट को जानने से पहले, लोड मैनेजमेंट का इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होता है? डिमांड साइड मैनेजमेंट में होता है, ठीक। समझते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में है। मैं इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिले डिमांड साइड मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, जो भी चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको काफी आइडिया लगेगा, ठीक। तो देखिए डिमांड साइड मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, सपोज करिए हमारे पास क्या है, ये हमारी जो यूटिलिटी कंपनी है यूपीपीसीएल है, ठीक। सपोज करते हैं हमारे पास यूटिलिटी कंपनी क्या है उत्तर प्रदेश में, यूपीपीसीएल है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सप्लाई यूपीपीसीएल दे रही है वो अलग अलग कंज्यूमर्स को सप्लाई दे रही है। तो जैसे सब कंज्यूमर्स कैसे हो सकते हैं? हमारे स्कूल्स हो सकते हैं, ठीक, कॉलेजेस हैं हमारे, ठीक, उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज है, ठीक, इसी तरीके से हमारे बैंक्स हैं, ठीक, ऑफिसेस हैं, प्राइवेट ऑफिसेस हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जो यूपीपीसीएल है हमारे डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसमें डोमेस्टिक भी आ जाएंगे कंज्यूमर्स, और कुछ कंज्यूमर एग्रीकल्चर जिनका ऑक्यूपेशन है तो वो भी आ जाएंगे। इसका मतलब कंज्यूमर हमारे क्या है? डिफरेंट है, ठीक, कंज्यूमर हमारे डिफरेंट है। और जो यूटिलिटी कंपनी है जो सप्लाई इन कंज्यूमर्स को दे रही है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे ये जो डिमांड होती है, अगर देखा जाए इन कंज्यूमर की, तो ये जो डिमांड है इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड। ये क्या हो रही है? चेंज हो रही है समय के साथ। अगर आप देखेंगे जैसे मॉर्निंग का टाइम होगा, लोग ऑफिस पहुंचेंगे, कॉलेज पहुंचेंगे, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होंगे वो फील्ड पे पहुंचेंगे, तो इसका मतलब डिमांड पैटर्न क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिमांड पैटर्न क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर कुछ देर बाद जब ऑफिस शाम को क्लोज होने लगेंगे तो थोड़ी देर डिमांड क्या होगी? हमारी डिक्रीज होगी। बट फिर क्या होगी? लोग घर पहुंचेंगे और फिर क्या होगा? डिमांड धीरे धीरे फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ठीक। अब ये पैटर्न हमारे और भी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे किस तरीके का हमारा सीजन है, ठीक। विंटर सीजन में क्या डिमांड पैटर्न है हमारा, समर सीजन अगर देखा जाए, समर सीजन हो गए हमारे, विंटर सीजन हो गए हमारे, या हम कोई पर्टिकुलर वीकेंड में जैसे संडे है तब पैटर्न क्या है हमारा, ठीक। या फिर सपोज करिए कोई हमारा फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में किस तरीके का पैटर्न है। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो सीजनल भी हो सकता है, ठीक है, या कोई फेस्टिवल है या वीकेंड्स में। तो ये जो लोड पैटर्न है ये क्या है, कोई इस पे काफी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर लोड पैटर्न रिसर्च इज रिक्वायर्ड, ठीक, रिसर्च इज रिक्वायर्ड। जब रिसर्च होगी तभी हम सिस्टम के लोड को मैनेज कर सकते हैं। अब होता क्या है, सपोज करिए एक केस कंसिडर करते हैं, केस कंसिडर ये करते हैं कि सपोज करिए कंज्यूमर की डिमांड क्या हो गई, केस कंसीडर करते हैं कंज्यूमर की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक। तो जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई तो यूटिलिटी के पास दो ही ऑप्शन होंगे। यूटिलिटी क्या करे, या तो पावर एक्सचेंज से खरीदे, ठीक, या तो यूटिलिटी क्या करे, पावर को पावर एक्सचेंज से खरीदे, और या तो वो क्या करे, लोड शेडिंग में इन्वॉल्व हो जाए, लोड शेडिंग में इन्वॉल्व हो जाए, मतलब कुछ कंज्यूमर्स के लोड को क्या कर दे, शेड कर दे। अगर यूटिलिटी ने पावर को पावर एक्सचेंज से खरीदा, ठीक है, जो आमतौर पर यूटिलिटी कोशिश करती है पावर एक्सचेंज से ना खरीदे, बट अगर यूटिलिटी ने पावर एक्सचेंज से खरीदी तो क्या होगा, टैरिफ रेट्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा बिलिंग हमारी हो जाएगी कंज्यूमर्स की, वो क्या हो जाएंगे, जो कंज्यूमर की जो
पर यूनिट चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, तो यूटिलिटी के पास यही ऑप्शंस है। अब डिमांड साइड मैनेजमेंट में माइंडसेट का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कंज्यूमर का क्या माइंडसेट है, कंज्यूमर का एक सर्वे होना चाहिए, उसके घर में किस तरीके के लोड्स हैं, कंज्यूमर को अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके का पीक बिहेवियर है, कौन से ड्यूरेशन में पीक आ रहा है, हमारा पीक डिमांड की जरूरत पड़ती है। तो कंज्यूमर को इन सारी चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अगर डिमांड साइड मैनेजमेंट को मैनेज किया जाए और कोशिश की जाए कि इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए कि पावर एक्सचेंज की जरूरत ना पड़े, यूटिलिटी को पावर एक्सचेंज से जरूरत ना पड़े, लोड शेडिंग की जरूरत ना पड़े, तो यूटिलिटी क्या क्या कर सकती है। ठीक, यूटिलिटी क्या कर सकती है, सबसे पहले यूटिलिटी क्या कर सकती है, कंज्यूमर का सर्वे ले, कंज्यूमर के जो लोड प्रोफाइल है उसका सर्वे ले। ठीक, कंज्यूमर का लोड प्रोफाइल का सर्वे ले। ठीक, कंज्यूमर को अवेयर करे, कंज्यूमर को अवेयर करे कि ये जो पीक डिमांड आवर्स के बारे में क्या होता है, पीक डिमांड्स आवर्स के बारे में कंज्यूमर को जागरूक करे, जिससे कि कंज्यूमर क्या करें, जब पीक डिमांड होती है हमारी, तब कुछ अपने घर के लोड्स या फिर जो हमारे एग्रीकल्चर लोड्स हैं उनको पीक डिमांड के समय उन लोड्स को ना चला के जब ऑफ पीक हमारा है तब हमको हाई वोल्टेज के लोड्स तब वो चलाए कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को इसके बारे में अवेयर करें। ठीक, कंज्यूमर्स जैसे एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं उनको ये बताए कि जो हमारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यूनिट्स हैं, 5 स्टार रेटिंग के जो एनर्जी इफिशिएंट सोलर पंप्स हैं, ठीक, एनर्जी इफिशिएंट जो हमारे सोलर पंप्स हैं उनके बारे में बताएं कि हमें इस तरीके के सोलर पंप्स यूज करने चाहिए जो कि एनर्जी इफिशिएंट हो, मल्टीपल टाइम्स वाइंडिंग ना हुई हो उसमें। उससे फायदा क्या होगा, जब हम लोग एनर्जी इफिशिएंट यूनिट्स यूज करेंगे तो वो पावर क्या करेंगे, हमारी कम कंज्यूम करेंगे, तो वो भी लोड प्रोफाइल को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। तो यूटिलिटी का क्या काम है, यूटिलिटी कोशिश ये करे कि कंज्यूमर लोड सर्वे ले, अवेयरनेस प्रोवाइड करे पीक डिमांड आवर्स की, और कंज्यूमर्स को ये बोले कि एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस यूज करें, मशीनरी यूज करें। एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स उनको समझाएं कि सोलर पावर मोटर्स हैं, पंप्स हैं, उनको यूज करें और 5 स्टार रेटिंग के यूज करें, काफी पुराने ना यूज करें। तो अब जब यूटिलिटी इन सब चीजों को इंटरवेंशन डायरेक्टली करती है और इस तरीके की रिसर्च करती है, तो यूटिलिटी का क्या होता है कि जो अभी आप देखेंगे, यूटिलिटी पीक क्लिपिंग करने में उसको हेल्प मिलती है। पीक क्लिपिंग करने का मतलब क्या है, सपोज करो ये पीक डिमांड का केस है, तो यूटिलिटी में अभी देखो यहाँ पे पीक कहाँ पे जा रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रही, और डिमांड साइड मैनेजमेंट में पीक क्लिपिंग में क्या होगा, जब इस तरीके की अवेयरनेस होगी तो ये जो पीक है ऊपर ना जाके कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे। तो इसका मतलब सिस्टम में पीक क्लिपिंग हो सकती है अगर इस तरीके की रिसर्च हो, इस तरीके की अवेयरनेस ड्राइव्स हो, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का यूज हो, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को इनकॉर्पोरेट करने के बारे में बात की जाए, ठीक है, और जो भी हमारा कंज्यूमर प्रोफाइल है उसको किसी तरीके से इंप्रूव किया जाए जिससे कि लोड शेडिंग का भी इशू ना आए, और कंज्यूमर्स को ये सजेस्ट किया जाए कि जो उनके हाई वोल्टेज के लोड्स हैं उनको उस समय यूज किया जाए जब हमारे पास ऑफ पीक आवर्स हो। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, यहीं पे है। और अगर ये सारी चीजें एज इट इज होती हैं, आइडियली अगर देखा जाए एज इट इज होती हैं, तो हमें बहुत अच्छा प्रोफाइल और एनर्जी ऑडिट के थ्रू जो एनालिसिस होती है वो बिल्कुल अच्छे से हम उसको मॉनिटर करके सिस्टमैटिक रिकमेंडेशंस को यूज करके एनर्जी इफिशिएंट जो गोल है, सस्टेनेबल जो गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे यूटिलिटी को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर लोड सर्वे कराना चाहिए, अवेयरनेस पीक डिमांड आवर्स की कंज्यूमर्स को करानी चाहिए, एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस करानी चाहिए, और एक प्रॉपर एनर्जी ऑडिट भी कराना चाहिए। प्रॉपर एनर्जी ऑडिट भी टाइम टू टाइम कराना चाहिए जिससे एक आइडिया लगे कि क्या क्या फ्लॉज हैं और उनको किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव करें। ठीक, तो ये जो पिछली स्लाइड है वो बेसिकली इन्हीं सारी चीजों के बारे में बता रही है। अगर सबसे पहला पॉइंट कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि बैलेंसिंग ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि यूटिलिटी का डायरेक्ट इंटरवेंशन होना चाहिए जिससे कि रियल टाइम एनालिसिस करते समय कुछ इस तरीके के फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव रिलेज लगे हों
जो कि सर्किट ब्रेकर्स को ट्रिप करें। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव रिलेज का फायदा ये होगा कि हम एटलीस्ट ये आइडिया लगा सकते हैं कुछ ऐसे लोड्स हैं जो कि प्रॉपरली का जिनका लोड वेरिएशन क्या है बहुत ज्यादा, और उससे फ्रीक्वेंसी में क्या आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं तो यूटिलिटी को बताता है कि ये यूटिलिटी क्या करे, बेसिकली पीक जो क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट है, पीक शेविंग का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा है कि डिमांड साइड मैनेजमेंट कैन बी अचीव्ड बाय द टेक्निक्स। सारे ऑप्शंस होंगे, टाइम ऑफ डे प्राइसिंग एंड मीटरिंग, मल्टी यूटिलिटी पावर एक्सचेंज मॉडल और लोड मैनेजमेंट। मल्टी यूटिलिटी पावर एक्सचेंज मॉडल का भी मैंने बताया था कि यूटिलिटी पावर एक्सचेंज से पावर खरीद सके अगर हमें एक्सेस पावर की जरूरत हो और कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करना हो। और टाइम ऑफ डे प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट बना दिया जाए कि पीक आवर्स में कि जो भी हमारी जो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ डे प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाए। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी लोड प्राइमरीली ड्यू टू पीक डिमांड, और इस कॉन्सेप्ट को अभी मैंने बताया कि पीक क्लिपिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बेसिक फंडामेंटल यूज किया है वो बेसिकली क्या है, पीक क्लिपिंग का है। अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, याद रखिएगा। ठीक, तो ये बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे जो हमारा है, इसका आंसर इस स्लाइड क्वेश्चन का आंसर क्या है, पी क्लिपिंग। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में कि ये डिमांड साइड मैनेजमेंट का सबसे पहले जो टर्म डिराइव हुआ था, ये बेसिकली कब डिराइव हुआ था, ये 1973 की एनर्जी क्राइसिस में यूएसए के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसका आइडिया लगेगा। डिमांड साइड मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए तमाम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी, बिल्कुल सही। रिड्यूस नीड्स ऑफ पीकिंग स्टेशन, बिल्कुल सही। इंश्योर क्वालिटी एंड इक्विटी ऑफ सप्लाई, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बाकी यूनिट्स के भी वीडियो आपको जल्द से जल्द विद इन 1 और 2 डेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।